वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बारे में, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो आपको जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना होता है। फिजिकल जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल हिंदी में जिसको बोलते हैं, तो उसी को आपको पढ़ना होता है। और ख़ास करके कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा में, उसके लिए यह मॉडल पेपर है। यानी 2024 की परीक्षाओं के दृष्टि से ध्यान में रख करके आप 2024 में जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसको टारगेट करके ये मॉडल पेपर आपको दिया जा रहा है, ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और अभी से अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। चलिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में, यानी कि 100 से अधिक एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले 2023 में बहुत सारे जो मॉडल पेपर मैंने दिए उनको भी देख लीजिएगा, और 2023 के जो क्वेश्चन पेपर हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में हुए हैं उनको मैंने साल में भी करवाया, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। सेशन को सभी दोस्त शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने। अगला प्रश्न है, भूसन्नति शब्द निर्माण डाना महोदय के द्वारा किया गया था और कब किया गया था। तो डाना एक विद्वान है, भूगोलवेत्ता हैं, तो उन्हीं के द्वारा किया गया था क्या भाई, भूसन्नति शब्द का निर्माण सबसे पहले किया गया था 1893 ईस्वी में। डाना महोदय ने जियोसिंक्लाइन शब्द का प्रयोग किया, यानी भूसन्नति शब्द का प्रयोग किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भू अभिनति संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। तो भू अभिनति जो संकल्पना है इसका प्रतिपादन जेम्स हॉल ने किया था। आपको बता दूं, जेम्स हॉल और डाना ये दोनों एक प्रकार से साथ में मिलकर के विचारधारा दिए हैं। ठीक है, तो जेम्स हॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर महोदय के द्वारा क्या नाम दिया गया। कोबर एक भूगोलवेत्ता है जिन्होंने भू अभिनति का या भूसन्नति का सिद्धांत दिया है। तो बताएं, भूसन्नति या भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले जो दृढ़ भूखंड होते हैं उसको कोबर ने कहा था क्रेटोजेन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, बताएं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की अवधारणा किसने दी थी। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या एक प्रकार से महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, आपसे कुछ भी पूछे, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अंग्रेजी में इसको कहा जाता है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को। तो इसको मैंने पढ़ा भी रखा है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को, अल्फ्रेड वेगनर। तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, वेगनर महोदय ने क्या बताया कि भाई जो पहले पृथ्वी थी वो एक प्रकार से जल और स्थल दो भागों में बटा हुआ था, यानी पृथ्वी पर केवल दो, एक महासागर था और एक महाद्वीप था। यानी जिस जो महासागर था वो एक प्रकार से उस जो है स्थलखंड को घेरे हुए था, यानी ये जो स्थलखंड है इसको बोलते थे पैंजिया। ठीक है, उन्होंने क्या नाम दिया था इसको, इसको नाम दिया पैंजिया। और जिस पर ये पैंजिया तैर रहा था तो वो कौन सा था, वो एक प्रकार से पैंथालासा महासागर था। तो पैंथालासा पर क्या तैर रहा था भाई, पैंथालासा महासागर पर जो पैंजिया था, जो महाद्वीप था, वो तैर रहा था। और इस प्रकार से क्या हुआ, कुछ किसी कारणों के बस में इन बीच में क्या हुआ, ये दो भागों में बंट जाता है पैंजिया। और पैंजिया जब टूटता है तो कितने भागों में बंटता है, पैंजिया दो भागों में बंट जाता है। एक ऊपर वाले जो भाग बने उसको बोलते हैं अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो स्थलखंड टूटा उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। अच्छा, ऊपर वाले को लारेसिया भी कहते हैं, बात भी ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं, लारेसिया भी बोलते हैं और अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। तो आपसे प्रश्न कभी कभी पूछता है कि लारेसिया जो है, लारेसिया से कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इसके बाद में बताते हैं कि लारेसिया से जो उत्तर भारत के, यानी मतलब जो उत्तरी महाद्वीप हैं जितने भी, जैसे यहाँ पर आपका पड़ता है सबसे पहले तो यानी जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो लारेसिया का हिस्सा यानी कि वो अंगारा लैंड का हिस्सा है उत्तरी अमेरिका। इसके अलावा इसके बगल में पड़ता है यहीं पर ग्रीनलैंड, वो भी है। इसके अलावा यूरोप महाद्वीप यहाँ पर पड़ता है, एशिया महाद्वीप पड़ता है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप ये पूरा पड़ गया आपका, तो ये हो गए आपके उत्तरी महाद्वीप पे। ठीक है, तो उत्तरी महाद्वीप जितने भी जो है भूमध्य रेखा, ये जो 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं या जितने भी महाद्वीप हैं वो सारे के सारे महाद्वीप लारेसिया के मतलब लारेसिया से टूटे हैं, यानी कि अंगारा लैंड से टूटे हैं। लेकिन नीचे में आप देखिएगा यहीं पर महाद्वीप आपका पड़ता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर आपका पड़ता है अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका यहीं पर पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया।
तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और इसके अलावा एक प्रायद्वीपीय भारत भी है यहाँ पर। प्रायद्वीपीय भारत मतलब ऐसा भारत जो कि तीन तरफ से क्या होता है, नदियों से मतलब समुद्र से या तीन तरफ से जल से घिरे या तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए भाग को एक प्रकार से हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय, ठीक है, इलाका। तो भारत का प्रायद्वीप क्या है, ये देखिए इधर अरब सागर है, ठीक है, सॉरी इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर पड़ेगा आपका और नीचे हिंद महासागर। तीन तरफ से जल से घिरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भैया क्या, प्रायद्वीप बोलते हैं। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण भारत यानी जो प्रायद्वीप भारत है, ठीक है, वो किससे आया हुआ है, वो चूँकि अफ्रीका के विशाल भूखंड से टूट करके आया हुआ है, बह कर करके, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं कि वो दक्षिण भारत का जो इलाका है वो खास करके गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछता है कि अमेरिका महाद्वीप किस लैंड से बना हुआ है, तो ये वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या प्रवाह सिद्धांत में यही सारी चीज़ें बताई हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, तो स्थल खंड की बात की जाए या भू क्षेत्र की बात की जाए, तो लगभग 30 या 29.5% जो है, अगर मान लेते हैं 100 जो है किलोमीटर, मान लेते हैं 100 वर्ग किलोमीटर में, 100 वर्ग किलोमीटर में पूरा का पूरा संसार बसा है मान लेते हैं, तो उनमें से 30 वर्ग किलोमीटर में अकेले एशिया जो है वो है। लेकिन अगर बात की जाए पूरे के पूरे पृथ्वी का कितना भाग एशिया महाद्वीप कवर करता है, उसमें जल मंडल और स्थल मंडल दोनों को मिला लेंगे, तो कुल सतह का जो एक प्रकार से अगर बात करें पृथ्वी के, तो 8.8%, ठीक है। तो कभी कभी आप लोगों में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या पूछा गया है और आप लगा क्या देते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का या एक प्रकार से केवल स्थल की बात करेगा, तो स्थल की बात में 30% या 29.5%। अगर बात करेगा कि जो है पूरे के पूरे स्थल मतलब पूरे के पूरे सतह का पृथ्वी सतह में आपका जल और स्थल दोनों सब कुछ शामिल हो गया, तो उसमें मात्र 8% जो है वो एशिया महाद्वीप पूरा कवर करता है। क्लियर, तो एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, विश्व में कितने महाद्वीप हैं बताएं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं भैया, तो पृथ्वी का कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, ये बात ध्यान रखिए। कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपका तो एशिया हो ही गया, एशिया हो गया, एशिया महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर पर है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। और इसके अलावा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा महाद्वीप हो गया आपका वो कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा आपका कौन सा हो जाएगा, पांचवा आपका हो जाएगा भैया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और आपका छठा महाद्वीप हो जाएगा यूरोप महाद्वीप, ठीक है, कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। और आपका सातवां महाद्वीप हो जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है, ये बात ध्यान है, कौन सा महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। ओके, तो ये सब 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, कुल मिलाकर के 4 ही महासागर हैं, ठीक है, 4 या 5 महासागर हैं। 5 महासागर मुख्य रूप से आप मान सकते हैं, लेकिन प्रायः 4 महासागर जो है मुख्य रूप से आपको मिलेंगे, बाकी एक महासागर और भी है, कुछ लोग उसको महासागर मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, डिबेट है इस मुद्दे पर। अगला प्रश्न है, महाद्वीप और महासागर जो हैं ये किस श्रेणी के उच्चावच हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। उच्चावच का सीधा सा मतलब होता है, उच्चावच का जानते हैं क्या मतलब होता है, उच्चावच का मतलब होता है जैसे कि सबसे पहले क्या बना, तो सबसे पहले क्या क्या बने। देखिए प्रथम श्रेणी के उच्चावच में पहले महासागरों का और महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है, यानी कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच है महासागर और महाद्वीप, ठीक है। लेकिन महाद्वीपों से क्या बने हैं, महाद्वीपों से बने जैसे कि महाद्वीपों पर पर्वत बना, ठीक है, महाद्वीपों पर क्या बना, पर्वत बना, पठार बना, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। महाद्वीप महासागरों पर द्वीप वगैरह बने, द्वीप बना, ठीक है, ठीक है, प्रायद्वीप बना। तो ये सब क्या हैं, ये सब जो आपके बने हैं ये सब द्वितीय श्रेणी के जो है क्या हो जाएंगे, ये सब द्वितीय श्रेणी के, यानी पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, महाद्वीप, ये मतलब द्वीप महाद्वीप की नहीं, द्वीप, प्रायद्वीप, ये सब प्रथम श्रेणी के उच्चावच नहीं होंगे, ये सब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होंगे। लेकिन महाद्वीपों और महासागरों की बात करें तो पृथ्वी पर उसका निर्माण पहली बार हुआ है, प्रथम बार हुआ है, सबसे पहले उसी का निर्माण हुआ, महाद्वीपों का और महासागरों का, इसीलिए उसको प्रथम श्रेणी का उच्चावच बोलते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, कार्बोनीफेरस युग में, कार्बोनीफेरस युग जो है एक प्रकार से पृथ्वी को कई युगों में बांटा गया, तो उसी में से एक युग है कार्बोनीफेरस युग। चूँकि पृथ्वी आज की तो बनी हुई नहीं है, पृथ्वी बहुत समय पहले बनी हुई है, और जब पृथ्वी को बनने में बड़ा समय लगा, ये बात आप लोग भी जानते हैं। और पृथ्वी को लेकर के, इसको लेकर के पूरी विचारधारा चलती है कि भाई कब से कब लेकर के पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है।
तो वही चीज़ें इसमें आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के और भी पृथ्वी का जो भूवैज्ञानिक समय मापन है उसमें एक तो होता है महाकल्प, एक होता है कल्प और एक होता है युग, ठीक है। युग मतलब एज जिसको कहते हैं, कल्प मतलब इपोच और महाकल्प मतलब पीरियड कहते हैं। तो कार्बोनीफेरस युग है, यानी कि अगर बात करें तो इपोच है कार्बोनीफेरस, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही है खास करके, चूँकि जो भूवैज्ञानिक हैं उन लोगों ने जो पृथ्वी का जो समय है उसको उसका कालक्रम के अनुसार एक मापन प्रणाली बताई है, उसी को भूवैज्ञानिक समय मापन प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें जो जो घटनाएं मुख्य मुख्य रूप से हुई हैं उसी के आधार पर उसको बांटा गया है। क्लियर, चर्चा करेंगे इस पर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया इसमें कि कार्बोनीफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो यह किसकी मान्यता है भाई? ये मान्यता किसकी है? ये मान्यता है किसकी? वेगनर की, जेफ्रीज की, आर्थर होम्स की या फिर डाना की? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ये मान्यता है किसकी? वेगनर की। किसकी मान्यता है भैया? वेगनर की। ऑप्शन नंबर इसका अल्फ्रेड वेगनर इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड वेगनर ही बताते हैं कि कार्बोनीफेरस युग में विश्व का संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिला हुआ था, पैंजिया और पैंथालासा रहा, ठीक है। नाम उन्होंने बताया जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था स्ट्रक्चर के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको कहते हैं भैया? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है किसको? ज्वालामुखी को। किसको कहते हैं भाई? ज्वालामुखी को जो है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। इसका मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ओके। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ज्वालामुखी चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है बोर्ड पर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। जो ज्वालामुखी चैप्टर मैंने अभी 2-3 दिन पहले पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसमें पूरा ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से हमने जानकारी दी है और आपको सारी चीज़ें उसमें पसंद आएंगी। देखिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अत्यधिक संपीड़न के कारण, संपीड़न माने होता है दबाव, ठीक है। संपीड़नात्मक बल का मतलब क्या होता है? दबाव का बल, ठीक है। संपीड़न मतलब समझ रहे हैं, जैसे एक ये धातु है मान लेते हैं मोटी सी, अब इस धातु पर एक प्रकार से इधर से भी बल लगे और इधर से भी दाबा जाए इसको, तो जब दोनों तरफ से इसको दाबा जाएगा, ठीक, किस तरफ से भैया? दोनों तरफ से। इधर से भी इस पर जो है दबाव बल पड़ रहा है, ठीक है, और इधर से भी दबाव बल इस पर पड़ रहा है। तो क्या होगा? तब जब एक प्रकार से खूब ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा तो ये जो बीच का जो एरिया होगा, ठीक है, किधर की ओर भागेगा? वो ऊपर की ओर भागेगा, ठीक है। किस ओर भागेगा? वो ऊपर की ओर भागेगा। तो इधर से जब लगातार बल आएगा, ऐसे ऐसे तमाम बल जो है इधर से आ रहे हैं, ठीक है। जब इधर से तमाम बल जो है लगेंगे किसी पिंड पर, किसी वस्तु पर, तो वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक, आप सभी को पता होगा, पिघल जाएगी। और जब ऐसी स्थिति होगी, जब वो पिघलेगी, या सॉरी पिघल जाए मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा इसका? जब इतने सारा बल इधर से लगेंगे तो ये ऊपर भागेगा, वस्तु क्या भागेगी? ऊपर भागेगी। और ऊपर भागेगी तो कुछ इस प्रकार से, एक प्रकार से संरचना बना लेगी। तो ये क्या हो जाएगा? इसी को बोलते हैं वलित पर्वत। तो वलित पर्वतों के निर्माण में संपीड़न बल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संपीड़न का मतलब होता है दबाव, ठीक है। तो अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरे भुजा पर उलट जाती है या चढ़ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं भैया? उसी को बोलते हैं प्रतिवलन। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिवलन, ओके। वलन की अगर बात की है तो वलन के बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे, ठीक है। जो वलन होता है ये कई प्रकार का होता है। जैसे कि अगर बात की जाए वलन की, तो वलन जो एक तो होता है, सबसे पहली बात वलन क्या होता है? तो वलन जो होता है एक प्रकार से, जैसे संपीड़न गति के कारण क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा दबाव लग जाता तो एक प्रकार से जो पिंड होते हैं इस प्रकार से कुछ बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी को वलन बोलते हैं कि इस प्रकार से चोटी घाटी ऊपर नीचे इस प्रकार से ये हो जाता है वलन, इसी को वलन बोलते हैं, ठीक है। और दुनिया के जितने भी पर्वत हैं, चाहे हिमालय पर्वत की बात की जाए, चाहे उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत की बात की जाए, चाहे जो है एंडीज़ पर्वत की बात की जाए, तो सारे के सारे पर्वत कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा ये सब वलित पर्वत के ही उदाहरण है। और ये इन पर्वतों का निर्माण वलन के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो वलन कितने प्रकार का होता है? वलन कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सम्मित वलन, ठीक है। अब सम्मित वलन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सम्मित वलन है क्या? सम्मित वलन जो होता है, साधारण प्रकार के वलन को हम सम्मित वलन कहते हैं। और इस प्रकार के वलन की सभी भुजाएं जो होती हैं वो सुडौल होती हैं और इसकी अक्षीय रेखाएं लंबवत होती हैं। और वलन में दोनों भुजाओं का झुकाव जो होता है इसमें समान होता है और खुला हुआ वलय होता है इसमें। जैसे कि ये दोनों भुजाएं जिस प्रकार से ऐसे ऐसे ये जो वलन हुआ कि मतलब जितना ये ऊपर है उतने ही वो ऊपर है, उतने झुकाव उतने चढ़ाव, इस प्रकार से ये होता है सम्मित वलन, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरा वलन होता है असम्मित वलन। असम्मित वलन की अगर बात की जाए तो असम्मित वलन जब वो उसको बोलते हैं
जब किसी पर्वतीय भाग में वलन विषम और विविध प्रकार के हो जाते हैं, मतलब कि उनकी भुजाओं की लंबाई जो होती है और झुकाव जो होता है उसका कोण अलग अलग हो जाता है, तो उसको असममित बेलन या असममित वलन कहते हैं। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। एक होता है समनत वलन। समनत वलन की अगर बात करें तो जब संपीड़न के कारण दोनों दिशाओं में समान दबाव पड़ता है तो मोड़ की दोनों भुजाएं केवल एक ही दिशा में मुड़ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं समनत वलन। ठीक है, और एक होता है आपका जो इसका मतलब है यहाँ पर देखिएगा, अत्यधिक संपीड़न के कारण से जब वलन की एक भुजा दूसरे भुजा पर उलट जाती है तो उस प्रकार के वलन को हम क्या कहते हैं, उस प्रकार के वलन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उस प्रकार के वलन को हम लोग बोलते हैं प्रतिवलन। क्या बोलते हैं, प्रतिवलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जब किसी वलन की अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर ना होकर उसके साथ कोण बनाती है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो जब किसी वलन की अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर नहीं होती है और उसके साथ ही कोण बनाती है तो उसको बोलते हैं अवनमन वलन। क्या बोलते हैं, अवनमन वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, ग्रीवा खंडों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया गया है, वह किस पर्वत पर किया गया है। तो ग्रीवा खंडों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया गया आल्प्स पर्वत का। ठीक है, आल्प्स पर्वत जो है कहाँ पर भाई, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित ये पर्वत है आल्प्स पर्वत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भूपटल में पृथ्वी के अंतर्जात बल के द्वारा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर्जात, एक होता है बहिर्जात। अंतर्जात बलों के कारण से ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब जो आंतरिक गतिविधियाँ होती हैं ये सब होती हैं। ठीक है, ज्वालामुखी हो गया, क्लियर। लेकिन जो बहिर्जात बल होते हैं उसमें, बहिर्जात बलों में जैसे कि अनाच्छादन, अपर्दन, अपक्षय, ये सब ये किस बल के कारण होता है, ये सब एक प्रकार से अपर्दन के द्वारा होता है। क्लियर, मतलब ये बाहिर्जात बल के कारण होता है, यानी जो बाहर घटनाएं होती हैं। तो भूपटल में पृथ्वी के अंतर्जात बल के द्वारा एक तल के सहारे चट्टानों के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, चट्टानों के स्थानांतरण को हम क्या बोलते हैं, जब एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है तो उसको हम बोलते हैं भूपटल विभंग हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जब किसी वलन के दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है तो उसे हम कौन सा वलन कहते हैं। तो उस वलन को हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं खुला वलन। कैसा वाला वलन बोलते हैं भैया, खुला वलन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तनाव के कारण निम्नांकित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो तनाव के कारण कौन सी स्थिति नहीं उत्पन्न होती भाई, देखिए तनाव से भ्रंश भी हो सकता है, दरारें और चटकने पड़ सकती हैं। ठीक है, भ्रंश यानी कि एक प्रकार से दरार पड़ सकती, गड्ढा हो जाता है। ये तनाव का मतलब समझ रहे, तनाव मतलब होता है एक प्रकार से अगर इधर को बल लगाएं इधर को बल लगाएं खींचे तो बीच में गड्ढा हो सकता है, दरारें पड़ सकती है किसी पिंड में। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप खींचेंगे इधर से भी बहुत ज़्यादा बल लग गया इधर को, ठीक है, और इधर को बहुत ज़्यादा बल लगा तो यहाँ पर बीच में गड्ढा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी या भ्रंश एक प्रकार से घाटी या फिर रिफ्ट वैली जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो चट्टान मतलब कि चटकने पड़ जाएंगी, चिटिक जाएगा पत्थर या दरारें पड़ जाएंगी तो वो होता है, उसी को भ्रंश भी बोलते हैं खास करके जियोग्राफी की भाषा में। तो तनाव के कारण निम्नांकित में से संवलन नहीं उत्पन्न होता है, बाकी ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, बहिर्जात बलों का भूपटल पर प्रमुख कार्य क्या है, अनाच्छादन, परिवहन या संवहन। तो संवहन, परिवहन ये नहीं, अनाच्छादन करता है। अनाच्छादन क्या होता है, अपर्दन और अपक्षय ये दोनों एक प्रकार से क्रिया को संयुक्त रूप से मिला दें तो उसको बोलते हैं अनाच्छादन। आपको बता दूं अपक्षय क्या है और अपर्दन क्या है। अपक्षय का मतलब होता है कि जब कोई जो है इससे कोई चट्टान है तो जब टूट जाती है अपने स्थान से तो उसको बोलते हैं जो है अपक्षय। अपर्दन क्या होता है, वही टूटी हुई चीज़ों को अगर कोई वायु या एक प्रकार से हवा मतलब हवा वायु या कोई भी जैसे जो है जल अगर उसको बहा करके अपने साथ ले जाता है तो उसको बोलते हैं अपर्दन। ठीक है, और जहाँ पर नदियाँ उसको छोड़ती हैं या जैसे जल बहा करके ले जा रहा है किसी मलबे को और जहाँ पर छोड़ता है, छोड़ने की प्रक्रिया उसको बोलते हैं निक्षेपण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निक्षेप माने होता है कचड़ा, कूड़ा कबाड़। ठीक है, निक्षेप माने क्या होता है, मलबा। नदियाँ अपने साथ नदियाँ निक्षेपण करती है, आप लोगों ने नाम सुना, नदियों के निक्षेप से डेल्टा का निर्माण होता है। नदियों के निक्षेप का सीधा सा मतलब होता है कि नदियाँ जो अपने साथ कूड़ा कबाड़ मलबा बहा करके लाती हैं वो रास्ते में छोड़ देती हैं और जो छोड़ती हैं उसी प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और जो छोड़ती हैं उसको निक्षेप
निक्षेप बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अपक्षय जो होता है ताप, जल, वायु और एक प्रकार से प्राणियों का कार्य होता है जिनके द्वारा रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों में टूट फूट होती है। जबकि अपर्दन जो होता है स्थल, रूप, संरचना, प्रक्रम या समय का प्रतिफल होता है और एक प्रकार से ये अपर्दन मतलब एक प्रकार से बहना, टूट करके जाना, ठीक है, टूट करके बहना, लेकिन अपक्षय का मतलब केवल टूट जाना। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जब भुजाओं के बीच का कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक होता है, तो इस प्रकार के कोण को, अधिक कोण को क्या बोलते हैं? तो अधिक कोण का जब होता है, जैसे कि वलन हो गया और अधिक कोण हो गया, मतलब ये कोण जो है ज़्यादा हो गया, यानी 90 डिग्री से अधिक होता है। अब 90 डिग्री कोण कैसे बनेगा? जैसे ये और एकदम सीधा ये, ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है, इससे अगर अधिक हो गया, इस प्रकार का कुछ वलन होता है, ठीक है, इस प्रकार का, तो वो हो जाता है आपका 90 डिग्री से अधिक हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे खुला वलन, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब भुजाओं के बीच का कोण अधिक कोण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? खुला वलन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, खुला वलन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं खुला वलन। जब कोण जो होता है वो बड़ा होता है, अधिक कोण होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है, तो उस प्रकार के वलन को खुला वलन बोलते हैं। और जब न्यून कोण होता है, 90 डिग्री से कम वाला होता है, तो जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण जो है न्यून कोण होता है, तो ऐसे वलन को हम किस प्रकार का वलन कहते हैं भैया? तो उस प्रकार के वलन को हम लोग बंद वलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बंद वलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वलन का निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है? तो अत्यधिक संपीड़न के कारण से बंद वलन का निर्माण ही होता है। किसका? बंद वलन का निर्माण होता है अत्यधिक संपीड़न के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हो एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते भाई? चट्टाने, ज्वार भाटा या गहरा समुद्र, तेज हवाएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है उनमें? भाई चट्टाने तो होती ही हैं, इसके अलावा क्या? ज्वार भाटा भी, तेज हवाएँ, गहरा समुद्र अगर जहाँ पर नहीं, मतलब गहरा समुद्र नहीं होता है, इसलिए डेल्टा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नदी के अंतिम अवस्था का द्योतक है। संप्राय मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान या फिर डेल्टा। तो नदी के अंतिम अवस्था का द्योतक होता है डेल्टा। जब नदियाँ वृद्धावस्था में होती हैं और भार वहन करने की क्षमता नहीं होती, उनमें गति नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा का निर्माण नदियाँ करती हैं। अगला क्वेश्चन से, नदी डेल्टा का निर्माण किस अवस्था में करती है? तो आप बताएंगे वृद्धावस्था में करती है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले। अगला प्रश्न है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? जलोढ़ पंख जो होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं भाई? पहाड़ी क्षेत्रों में, जो तलीय क्षेत्र होता है पहाड़ी का, जो ढलान वाला एरिया होता है, वहीं पर एक प्रकार से जलोढ़ पंख का निर्माण करती हैं नदियाँ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नदी की विभिन्न शाखाओं के नीचे स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृतियों को हम क्या कहते हैं? तो निक्षेपात्मक मतलब कि जो नदियाँ जो होती हैं वो जो मलबा लाती हैं, निक्षेपण जो होता है, मतलब कि जो निक्षेप होती हैं जिसको लाती हैं, छोड़ती हैं, तो उसके द्वारा त्रिभुजाकार आकृति बनती, तो उस आकृति को हम डेल्टा ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गोखुर झील बनाती हैं। गोखुर झील बनती है, किससे बनती भाई? नदियों के द्वारा गोखुर झील का निर्माण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डेल्टा का नामकरणकर्ता को किस नाम से जानते हैं? मतलब डेल्टा का नाम किसने दिया था? हेरोडोटस ने डेल्टा शब्द का नाम दिया था, हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अपर्दन के किस कारक द्वारा न्यूमेन का निर्माण होता है? तो अपर्दन के किस कारक के द्वारा न्यूमेन का निर्माण होता है? नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पवन के द्वारा निर्मित कौन सी भू आकृतियाँ निक्षेपात्मक नहीं हैं? निक्षेपात्मक कौन सी आकृतियाँ नहीं हैं? तो वो है ड्राई कांटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बालुका स्तूप का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा होता है? तो बालुका स्तूप का निर्माण जो होता है वो पवन के द्वारा होता है, पवन अपर्दन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्थलाकृति संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम होती है क्या?
वो होता है ये किसने कहा था, एक स्थलाकृतिक संरचना जो होती है वो प्रक्रम अवस्था का परिणाम होती है, ये कहा था किसने, होम्स महोदय ने, आर्थर होम्स ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही अनुक्रम क्या है? फटाफट से आप बताएंगे सही अनुक्रम क्या है भाई। तो पृथ्वी पर सबसे जो पहला मंडल है वो होता है क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद में आता है समताप मंडल। समताप मंडल में, समताप मंडल को ही ओजोन मंडल भी कहते हैं, चूँकि ओजोन की जो लेयर है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। और इसके बाद में आता है मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर आता है आयन मंडल, फिर उसके बाद में आता है बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये 5 मंडल से बना है अपना वायुमंडल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। सबसे निचला मंडल कौन सा, तो बताएंगे क्षोभ मंडल। सबसे ऊपरी मंडल बहिर्मंडल। ठीक है, दूसरा मंडल समताप मंडल, किस मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और कहाँ पर एक प्रकार से, कहाँ से जो रेडियो एक्टिव तरंगें होती वापस आती हैं, तो आयन मंडल से वापस आती हैं। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल की संरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? बताइए भाई, वायुमंडल की संरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो वायुमंडल की संरचना में किसको शामिल नहीं किया गया है, फटाफट से आप बताएंगे। तो वायु को वायुमंडल की संरचना में नहीं शामिल किया गया, बाकी गैस, जलवाष्प और धूल कण को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से किसको जानते हैं भैया? तो उसको जानते हैं किसको, क्षोभ मंडल को। ठीक है, किस मंडल को, उसको जानते हैं हम क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे निचला मंडल मौसमी परिवर्तन की छत, चूँकि क्षोभ मंडल में ही सारे मौसमी घटनाएं होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, आप लिख लेंगे क्षोभ मंडल में मौसमी परिवर्तन की छत जो होती है क्षोभ मंडल को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। किस स्थानीय हवा को हिमभक्षी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। किस स्थानीय हवा को हिमभक्षी कहते हैं? तो हिमभक्षी किसको कहते हैं? चिनोक नामक हवा को हिमभक्षी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वायुदाब सबसे कम कब होगा? वायुदाब जो होगा, वायुदाब सबसे कम कब होगा? वायुदाब सबसे कम होगा ग्रीष्म ऋतु में। गर्मियों में वायुदाब कम होगा, क्योंकि गर्म वायु जो होती है हल्की होती है, ठंडी वायु वजन ज़्यादा होती ठंडी वायु का। इसीलिए ठंडियों में या शीत ऋतु में, शरद ऋतु में और बसंत ऋतु में भी आप देखिएगा कुछ ना कुछ वायु थोड़ी बहुत जो है वजन जरूर होती है उसमें। ठीक है, शीत ऋतु और शरद में आप देखते हैं, जैसे ये ठंडी का महीना जो होता है इसमें तो ठंड वायु होगी ही, इसमें वजन वायु का ज़्यादा होगा ही। बसंत ऋतु में थोड़ा उससे कम होगा और ग्रीष्म ऋतु में और कम हो जाएगा उसका वजन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर वायु दाब की, वायु जितने ज़्यादा वजन होगी उतने ज़्यादा दबाव डालेगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी लगाने, ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वायु दाब दर्शाया जाता है, वायु दाब जो दर्शाया जाता है वो समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? समदाब रेखाओं के द्वारा वायु दाब जो है दर्शाया जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, आइसोबार्स बोलते हैं। तो आइसोबार्स के द्वारा वायु दाब दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडलीय दाब को नापने के यंत्र को बैरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, अगर वायु की तीव्रता या हवा की गति को मापना हुआ, हवा की गति मापने के यंत्र को एनीमोमीटर बोलते हैं। हाइग्रोमीटर बोलते हैं हवा की या वायु की आर्द्रता को मापने के यंत्र को। हाइड्रोमीटर बोलते हैं हवा और जो द्रव होता है या जल का घनत्व या द्रव का घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रश्न इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कौन सा है भैया? वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करता है कौन? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? तो इटली में रक्त की वर्षा एक प्रकार से सिराको नामक हवा लाती है। सिराको नामक हवा जब एक प्रकार से चलती है तो आपको बता दूं कि वो खास करके हवा और बालू के कण जो होते हैं उसमें उड़ते रहते हैं और इस प्रकार से लगता है कि वो लाल टाइप की, मतलब कि थोड़ा सा जो है लाल रक्त की दिखाई पड़ती, तो लगता है कि रक्त वर्षा हो रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से भी जानी जाती है? हिमभक्षी के नाम से कौन सी हवा जानी जाती है? बताइए, चिनोक, फान या हरमट्टन या सिराको? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनूक को हिमभक्षी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया, ये बात ध्यान रखिएगा। और इटली में आपसे पूछता है रक्त वर्षा कहाँ पर होती, तो आप बताएंगे इटली में। इटली में रक्त वर्षा कौन लाता है, मतलब कि कौन सी हवा लाती है, तो सिराको के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है। पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या होता है, पृथ्वी का आवर्तन। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न वायु दाब के गर्त का निर्माण होता है। निम्न वायु दाब के गर्त का निर्माण होता है उच्च वायु दाब तंत्र के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे ये प्रश्न जरूर पूछता कि ओजोन गैस कहाँ पर पाई जाती है, ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है, तो आप बताएंगे क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ये बात ध्यान। अच्छा, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो 12 किलोमीटर, औसतन 12 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है। बाकी कहीं पर 8, कहीं पर 18 किलोमीटर तक ऊंचाई गई है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया था, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ठीक है, क्लियर है बातें। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से और वीडियोस आपके समक्ष आती रहे। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इन सभी की वीडियोस आपको मिलती रहे। होम साइंस की तो कल ही हमने क्लास ली थी, तो आप लोगों ने देखा भी होगा उसको। देखें आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भैया, प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि जब ठंडी तथा भारी वायु आक्रामक होती है तब गर्म और हल्की वायु को ऊपर उठा देती है, तो उसे हम क्या, मतलब उसे क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं शीत वाताग्र। वाताग्र क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, देखिए वायु का सिलसिला थोड़ा सा समझो, वायु क्या होती है। देखिए पानी कैसे बरसता है, चीज़ें सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पर समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान समझिएगा। जैसे क्या होता है कि जब पृथ्वी पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा मान लेते हैं पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होगी, आप अंदाज़ा लगाओ। ये है भूमध्य रेखा, यानी कि जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, यानी भूमध्य। भूमध्य मतलब पृथ्वी के बीचों बीच ये रेखा है, और ये रेखा काल्पनिक है। ये रेखा खींची नहीं गई है ग्लोब पर, मतलब पृथ्वी पर। ये ग्लोब पर एक प्रकार से हम लोग मानते हैं कि भाई पृथ्वी का ये मध्य वाला एरिया जो होता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, यहाँ से मतलब 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री अक्षांशों के बीच में आप देखते हैं, इसको डोल ड्रम पेटी या शांत पेटी कहा जाता है। आपको बता दूं, यहाँ पर सूर्य जो होता है इसी को बोलते हैं उष्ण कटिबंध का इलाका। 23 डिग्री अक्षांश से ऊपर और 23 डिग्री नीचे। ठीक है, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण माने होता है गर्म। ठीक है, उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म। कटिबंध मतलब होता है एरिया, स्थान, पेटी। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध का मतलब होता है गर्म स्थान, शीत कटिबंध का मतलब होता है ठंड स्थान। ज्योग्राफी में चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। आप अभी नए नए एडमिशन लिए हैं, तो आपको इन चीज़ों को जानना पड़ेगा। उष्ण माने भैया, उष्ण माने होते हैं गर्म। ठीक है, और शीत माने क्या होता है, ठंड। तो ठंड माने शीत, या शीत कटिबंध अगर बोले तो क्या मतलब ठंडा इलाका। अब ठंडा इलाका कहाँ मिले आपका, शीत कटिबंध अगर बोलेगा तो इसके ऊपर मिलेगा, नहीं यहाँ पर लगभग मिलेगा। शीत कटिबंध इतने यहाँ पर और इतने यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंध बोलेगा, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंध आपका कहाँ पर पड़ेगा भाई, शीत और उष्ण वाला लगभग इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर बीच में पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे। और एकदम से शीत वाला कटिबंध जो पड़ेगा एकदम से ध्रुवों पर पड़ेगा। ध्रुव कौन से होते हैं पृथ्वी के, 2 पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो जो साउथ पोल है वो ये वाला होता है नीचे वाला पृथ्वी के, और जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये होता है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और ये होता है दक्षिणी ध्रुव। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी ये है, पृथ्वी की जो इस तरीके से ग्लोब पर रेखाएं खींची जाती हैं, बहुत ही ध्यान समझेंगे। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। तो ये पृथ्वी पर जो ये रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को बोलते हैं कौन सी रेखाएं, इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो आपसे पूछेगा देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर जो सीधी सीधी रेखाएं खींची जाती हैं, एकदम से लंबवत रेखाएं जिसको बोलते हैं लंबवत रेखाएं, तो वो होता है एक प्रकार से देशांतर रेखाएं। पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ठीक है, उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, तो उन रेखाओं को हम बोलते हैं भैया कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब अक्षांश रेखाएं की बात की जाए तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उसी में से जो एकदम से बीच से गुजरती है रेखा, उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य सागर। और ये रेखा केवल एक ही तरफ नहीं होती, दोनों तरफ से एक प्रकार से बीचों बीच होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ये दोनों तरफ होती है। क्लियर, ये यहाँ पर आपको लग रहा होगा दोनों तरफ से रेखाएं। तो इस प्रकार से ये होती है पृथ्वी। क्लियर, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, देशांतर और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं।
तो अब होता क्या है, जो भूमध्य सागर वाला एरिया है यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा इसलिए यहाँ पर ज़्यादा होती है जो ये हमेशा वर्षा होती है, दिन मतलब कि किसी भी दिन ऐसा नहीं आता कोई भी दिन खाली जिस दिन वर्षा ना हो, क्योंकि यहाँ पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है। मतलब यहाँ पर उत्तरायण और दक्षिण होने का कोई वो नहीं। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे आपके यहाँ पर जो है दिन छोटा होता होगा, ठीक है, लेकिन गर्मी के महीने में दिन बड़ा होता है। तो वहाँ पर जैसे आप गर्मी के महीने में एकदम से सूर्य सीधा चमकता है अपने यहाँ पर, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर भी वहाँ हमेशा सूर्य लंबवत ही चमकता है, सीधा ही चमकता है। आपको बता दूं, जब यहाँ पर मकर संक्रांति हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि सूर्य जब होता है एकदम सीधा में 23 डिग्री अक्षांश पर यहाँ पर होता है, दक्षिणी डिग्री 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी डिग्री अक्षांश है, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जब आ जाते हैं, अच्छा इससे ऊपर भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से ऊपर वाले अक्षांशों को हम उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री नीचे वाले रेखा को हम दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब जब 0 डिग्री से आप ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री ये कोण की मैं बात कर रहा हूँ, 23.5 डिग्री ये कोण बन रहा है, ठीक है। कोण कैसे बन रहा है, क्योंकि जब आप एक प्रकार से यहाँ पर गए तो यहाँ से केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से 23.5 डिग्री कैसे कोण बनना है, यहाँ पर जहाँ पर ये बिंदु मिला है यहीं से इसको मिला देंगे, तो इसके बीच में जो ये कोण बन रहा है यहाँ पर, यही कोण एक प्रकार से 23.5 डिग्री का है, ठीक है। समझ रहे हैं चीज़ों को। अगर ये यहाँ पर जाता, ठीक है, ये रेखा यहाँ पर मिल रही है तो ये यहाँ पर कोण बनेगा कितना का, वो बनेगा 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा तो कितने का बन जाएगा, वो बन जाएगा जो है 70-75 डिग्री का। और जब एकदम सीधा चला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एकदम ध्रुवों पर अगर मिल जाएगी रेखा या ध्रुवों पर पहुँचेंगे तो बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये इसी प्रकार से ये अक्षांश और उसका थोड़ा सा सिस्टम होता है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसके 23.5 डिग्री ऊपर होती है कर्क रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा, और यहाँ पर होती है मकर रेखा। तो मकर संक्रांति आप लोग मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं लगभग जनवरी के महीने में, 14-15 जनवरी को हर जनवरी में पड़ती है। खिचड़ी जिस दिन खिचड़ी का त्यौहार होता है मकर संक्रांति लोग मनाते हैं। तो मकर संक्रांति इसलिए मनाते हैं क्योंकि मकर संक्रांति में क्या होता है, जो कर्क रेखा मतलब जो मकर रेखा होती है यहाँ पर जो है सूर्य लंबवत चमकता है, एकदम से सीधा चमकता है, और इसीलिए हमारे यहाँ पर दिन छोटा होने लगता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर दिन छोटा इसलिए होता है क्योंकि जब सूर्य यहाँ पर चमकता है हमारे यहाँ दिन छोटा होता है, और जब यही सूर्य जो होता है धीरे धीरे इधर आता है, ठीक है, उत्तरायण होने लगता है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ मेरे भाई क्या होता है, हमारे यहाँ जो है वो दिन आने लगता है, मतलब कि दिन बड़ा होने लगता है। तो जब यहाँ पर सूर्य चमकने लगता है दिन एक प्रकार से होने, तो कर्क संक्रांति नहीं होती है हमारे यहाँ, मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं ठंडी में, जब एकदम फिट ठंडी होती है, सबसे छोटा दिन होता है जिस दिन, क्लियर। मतलब और भी दिन छोटे होते हैं लेकिन मकर संक्रांति अगर पौराणिक दृष्टि से देखें तो उसी दिन चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो समझने में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको वातागर के बारे में समझा रहा था कि वर्षा वगैरह कैसे होती है। पृथ्वी मान लेते हैं, वातागर क्या होता है, पृथ्वी पर मान लेते हैं क्या होता है, तापमान बहुत तीव्र गति से आ रहा है। अब तापमान की संपर्क में आने वाली जितनी भी हवाएं होंगी वो सब हवाएं क्या होंगी, वो सब हवाएं चूँकि तापमान के संपर्क में आके गर्म होती हैं, और पृथ्वी पर जो एक प्रकार से समुद्र महासागर या कुछ चीज़ें होती हैं ये सब वाष्पित होकर के वही सारी चीज़ें ऊपर उठती हैं, और जब वो चीज़ें ऊपर उठती हैं जो वाष्पीकृत जल होता है तो वो ऊपर जाता है, और बादलों में एक प्रकार से क्या होता है, बादल जो होते हैं वो उसको खींच लेते हैं, वहीं पर वो बादल का निर्माण करते हैं। यही जो वाष्प जाता है जलवाष्प, यही बादल बन जाता है, और उसमें पानी एक प्रकार से हो जाता है, क्योंकि यहीं से पानी बन करके वो गया है, ऊपर उठ करके गया है, तो वहाँ पर पानी बनता है। और जब पृथ्वी का जो एक प्रकार से मतलब संघनन होता है, वहाँ पर एक क्रिया होती है संघनन की क्रिया के परिणाम स्वरूप वही जो गैसें होती जो यहाँ से जाती हैं वो बूंद का निर्माण कर लेती हैं। यानी कि वो जैसे आप कभी अगर चाय बनाए होंगी, अगर जो है भगोने में अगर चाय आपने कभी बनाया होगा या भगोने में दूध आपने गरमाया होगा, तो दूध गरमाने के बाद में उस पर ढक्कन अगर रख देंगी या ढक्कन रख दिए होंगे तो उस पर आप देखते हैं ऊपर क्या लग जाता है, ऊपर तमाम प्रकार के ऊपर जल की बूंदें छप जाती हैं। तो चूंकि वो धुआं जो होता है ऊपर की ओर उठता है, चूंकि धुआं का क्या होता है, हल्का होता है, और जब धुआं हल्का होता है इसीलिए धुआं ऊपर उठता है। अगर वायु से हल्का धुआं नहीं होगा तो ऊपर नहीं उठेगा। जितने भी आप ठंडी में अभी आएगी, आप अलाव जलाएंगे हाथ सेकने के लिए, तो उसमें से जो धुआं निकलता है आपने कभी सोचा कि ये ऊपर क्यों उठता चला जा रहा है हमेशा, ये कभी नीचे क्यों नहीं भाग रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर इसलिए उठता है क्योंकि धुआं में गर्मी ज़्यादा होती है, और गर्मी इसलिए होती है, मतलब गर्मी होती है इसीलिए वो हल्का होता है, इसीलिए ठंडी हवाएं नीचे आती हैं। यानी कोहरा वोहरा देखिए उसमें शीत जो होती है ठंडी होती है, इसीलिए वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाता कोहरा, वो नीचे ही एकदम से ऊपर नीचे हवा के ऊपर ऐसे टंगा रहता है, एकदम से यहीं पर घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन जो धुआं होता है ये ऊपर चला जाता है। ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि ये हल्का होता है। किससे हल्का होता है, वायु से हल्का होता है, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा।
तो जब गर्म जो गर्म वायु होती है, जब यहाँ से धरातल से टकरा करके ऊपर जाती है, ऊपर जब ये गर्म वायु जाती है भैया, इधर से भी गई इधर से भी गई, तो ऊपर जो है एक प्रकार चूँकि ठंड का माहौल है, ऊपर ठंड का माहौल है, तो ऊपर ठंडी जो हवाएं हैं वो ऊपर रहती हैं। तो ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं जहाँ पर जा करके आपस में मिलती हैं, उसी एरिया को हम वाताग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस एरिया को? उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? उसी एरिया को हम लोग वाताग्र का नाम देते हैं। क्लियर? तो वाताग्र आपके समझ में आ गया क्या हो गया? जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं जहाँ पर आपस में मिलती हैं ऊपर, उसी को वाताग्र बोलते हैं। तो प्रश्न यहीं पर पूछा गया है कि जब ठंडी तथा भारी वायु, ठंडी और भारी, ठंडी वायु जो होगी वही भारी वायु होगी, आक्रामक होती हैं, तब गर्म और हल्की वायु, गर्म जो वायु होती है वो हल्की वायु होती है, क्योंकि वो वजन में हल्की होगी, क्योंकि उसमें नमी नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो है गर्म एवं हल्की वायु को ऊपर उठा देती है। कौन? ठंडी वायु। ठंडी वायु नीचे बैठेगी और गर्म वायु ऊपर उठेगी, तो उसे एक प्रकार से बोलते हैं वाताग्र। और कैसा वाताग्र होगा वो? शीत वाताग्र होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वायु राशि संकल्पना किसने दिया था? तो वायु राशि संकल्पना दिया था किसने? बी वर्कनेस ने या फिर वर्गनेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे वायु राशियों के विभाजन का कौन सा आधार सही है? तो कौन सा आधार सही भाई? भौगोलिक आधार और उष्मागतिक आधार, दोनों आधार वायु राशि के विभाजन के अकॉर्डिंग ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा वाताग्र के प्रकार नहीं है। शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र, ये तीनों तो प्रकार है, जबकि ध्रुवीय वाताग्र ये कोई प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है वाताग्र मुख्यतः कहाँ पर निर्मित होते हैं? तो वाताग्र जो होते हैं वो मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं, मध्य अक्षांशों में मिलते हैं ये, चूँकि वहाँ पर गर्म और ठंडी दोनों जलधाराएं, मतलब कि जो दोनों हवा की धाराएं जो है आपस में मिलती हैं, इसीलिए जो है वाताग्र वहीं पर निर्मित होते हैं। कहाँ पर? मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस प्रकार के वाताग्र से चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है? बताएं सभी लोग, किस प्रकार के वाताग्र से चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है? प्रश्न बढ़िया है। तो अस्थायी वाताग्र से चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है शीतोष्ण चक्रवात के किन भागों को शीत वृत्तांश कहा जाता है? बताएं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा गया है कि शीतोष्ण चक्रवात के किन भागों को शीत वृत्तांश कहते हैं? तो उत्तरी पश्चिमी भाग को हम क्या बोलते हैं? शीत वृत्तांश बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शीतोष्ण चक्रवात के किन भागों को उष्ण वृत्तांश कहा जाता है? तो शीतोष्ण चक्रवात के किन भागों को उष्ण वृत्तांश कहते हैं? दक्षिणी पूर्वी भागों को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है क्या? ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं बिली बिलीज। क्या बोलते हैं? बिली बिली या फिर बिली बिलीज। ठीक है, और बात की जाए अमेरिका में उसको, या उत्तरी अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं। ठीक है, चक्रवातों को उत्तरी अमेरिका में हरिकेन बोला जाता है। टाइफून बोलते हैं उसको चाइना में। ठीक है, चक्रवातों को। और टार्नेडो की बात की, टार्नेडो जैसे अपने यहाँ पर बवंडर आता है, बवंडर आप देखते हैं वायु घूमती रहती है, इसे धूल के कणों को सभी को उठा करके से बवंडल, तो वायु जो है घूमती है जब धूल मिट्टी के स्थान पर, तो उससे वायु, कभी बवंडर देखा? गर्मियों के महीने में बवंडर आते हैं। ठीक है, तो वो उसी प्रकार से जल में बवंडर आता है। ठीक, इसी प्रकार से तो वो होता है टार्नेडो। टार्नेडो जो होता है ये अमेरिका में ही कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में उसको बवंडर कहते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में उसको बोलते हैं बिली बिली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैरेबियन सागर में क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैरेबियन सागर में हम लोग टाइफून कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? प्रति चक्रवात और चक्रवात यानी साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। तो प्रति चक्रवात की विशेषता यह है कि इसमें स्वच्छ आसमान रहता है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं वो क्या कहलाती हैं? उनको बोलते हैं प्रतिचक्रवात। यानी जो हवाएं एक प्रकार से क्या होती हैं? उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं वो होती हैं प्रतिचक्रवात। और जो हवाएं एक प्रकार से निम्न दाब वाली हवाएं जो कि जो है अंदर से, मतलब बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, उसको चक्रवात बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया है कितने प्रकार का? तो कोपेन ने जलवायु को 5 भागों में बांटा है, ABCDE। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ABCDE। ये 5 क्षेत्र उन्होंने बताए, 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रश्न आपसे कभी कभी पूछता है कि सबसे आर्द्रतम स्थान कौन सा है? ठीक है, भारत का या संसार का सबसे जो है आर्द्रतम मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला, तो चेरापूंजी या मानसिन राम, दोनों में से कोई एक। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी बदलते रहते हैं। अच्छा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ पर है? तो लेह में है। लेह में पड़ता है 9.2 सेंटीमीटर वर्षा होती है प्रति वर्ष। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त, जिसको मेरियाना गर्त कहते हैं, मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं, वो किस महासागर में स्थित है? कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया और अब की बार भी ये परीक्षा में आपके प्रश्न आएगा। ये बताएं किस महासागर में है? तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, प्रशांत महासागर में स्थित है। क्या? मेरियाना ट्रेंच जो है वो किस महासागर में भैया? प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरियाना ट्रेंच जो है या मेरियाना गर्त दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, खाई है। गर्त मतलब होता है गड्ढा। कहाँ का गड्ढा? समुद्र में जो महासागर होते हैं उन महासागरों में बहुत गड्ढे होते हैं, तो सबसे गहरा गड्ढा मेरियाना गर्त है। ठीक है, मेरियाना उसका नाम है। 11,033 मीटर गहरा है। ठीक है, मीटर की बात कर रहा हूँ, मीटर मतलब लगभग 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर गहरा गड्ढा है मेरियाना गर्त का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे गहरा स्थान। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पृथ्वी के कितने भाग पर महासागर फैले? अच्छा, दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान कहाँ पर है? तो वो है जो है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की चोटी। ठीक है, क्या है? माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, ठीक है, वो सबसे ऊंची कितनी मीटर है? 8,848। ठीक है, गर्मियों के मतलब ठंडियों के महीनों में 8,850 मीटर हो जाती है। ठीक है, ये ऊंची है, नहीं लगभग 9 किलोमीटर जो है, मान सकते हो लगभग 9 किलोमीटर, 8 ही किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर। ठीक है, कुछ कम है इसमें से, यानी लगभग 150 मीटर कम, बाकी ये 9 किलोमीटर जो है ऊंचाई में है। तो 9 किलोमीटर ऊंचाई है पृथ्वी की और 11 किलोमीटर कितनी है? गहराई है पृथ्वी की। ठीक है, तो चूंकि ये एक तरफ 9 किलोमीटर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, दूसरी तरफ 11-11 किलोमीटर गहरी गहरी खाइयाँ हैं, तो इसीलिए एक प्रकार से भू संतुलन बना हुआ है। तो एक शब्द आप पढ़ते हैं, भू संतुलन पढ़ते हैं। ठीक है, भू संतुलन एक चैप्टर आप पढ़ते हैं। भू संतुलन का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पर एक प्रकार संतुलन बना हुआ है, कहीं कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं कहीं पर खाइयाँ हैं, कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर समतल मैदान हैं, तो इस पर कहीं पर पठार हैं। तो इस प्रकार से समतल जो है एक प्रकार से ये तालमेल बना हुआ है, और इस तालमेल में अगर गड़बड़ी आ जाएगी, कहीं पर कुछ ज़्यादा हो गया, तो फिर उसी दिक्कत से फिर क्या होता है? भू संतुलन बिगड़ने लगता है और भूस्खलन, भूकंप जैसी और ज्वालामुखी फटने की संभावना बढ़ने लगती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगला क्या है, पृथ्वी के कितने भाग पर महासागर फैले हैं? तो पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग पर महासागर फैले हुए, लगभग 70%, सॉरी हाँ 70% के आसपास, या हाँ लगभग इतने ही परसेंट जो है आपके पृथ्वी पर महासागर फैले हुए हैं, 70 से 71%। अगला क्वेश्चन है, महासागरों की सतह पर सर्वाधिक तापमान कहाँ पर पाया जाता है? तो महासागरों की सतह पर सर्वाधिक तापमान जो होता है वो भूमध्य रेखा के आसपास मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर पर चूंकि हमेशा जो है वर्षा भी होती रहती है और इसके अलावा तापमान वहाँ हमेशा हाई रहता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सबसे अधिक महासागरीय गर्त निम्नांकित में से किस महासागर में है? सबसे ज़्यादा जो गहरा या गड्ढा या सबसे ज़्यादा गर्त संख्या में की दृष्टि से देखें तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा गर्त स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है कौन सा गर्त है? प्यूर्टो रिको गर्त जो है ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, और ये लगभग 8,376 मीटर गहरा गड्ढा है। ठीक है, कौन सा? प्यूर्टो रिको। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा गहरा गड्ढा अटलांटिक महासागर का सैंडविच गर्त, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है ये। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, महासागरों में सूर्य की किरणें कितनी गहराई तक पहुंच पाती हैं? तो महासागरों में सूर्य की किरणें जो होती हैं वो 183 मीटर तक जा पाती हैं, उसके बाद में फिर वो भी मंद पड़ने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में लवणता का औसत कितना प्रतिशत होता है? तो महासागरों में लवणता का जो औसत होता है वो 35% के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, सबसे अधिक नितल पहाड़ियाँ किस महासागर में? नितल पहाड़ियाँ मतलब समुद्र के अंदर जो हैं सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ किस में है भाई? तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ भी हैं, सबसे ज़्यादा गर्त भी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो भी प्रशांत महासागर में ही, एक प्रकार सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उसमें सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या, सबसे ज़्यादा एक प्रकार से मतलब सबसे ज़्यादा नितल पहाड़ियाँ, सबसे ज़्यादा गर्त उसी महासागर में है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी उसी का है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे महासागरीय लवणता के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित करते हैं। तो महासागरीय लवणता के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित करने क्या कौन करते हैं? आइसोहेलाइन करते हैं। आइसोहेलाइन जो होता है वो महासागरीय लवणता के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे समुद्र की गर्म धाराएं प्रवाहित होती हैं। समुद्र की गर्म धाराएं जो होती हैं वो ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है, ध्रुवों की ओर, चूँकि ठंडा इलाका होता है तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं समुद्र की गर्म धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे प्रवाल किस संघ के जीव हैं? तो प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं, प्रवाल जो होते हैं सिलेंट्रेटा संघ के जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अजैविक संगठक में शामिल है। अजैविक संगठन में क्या संगठक में क्या शामिल नहीं है? बताएं क्या शामिल नहीं है। देखिए वायुमंडल जो है वो जैविक है या अजैविक है? तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल ये सब अजैविक घटक में शामिल हैं, जबकि जीवमंडल जो है वो जैविक घटक का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग 600 से अधिक प्रजातियां यूकेलिप्टस की पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सागरीय सतह से 200 मीटर की गहराई तक कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो सागरीय सतह से 200 मीटर गहराई तक जो है प्लैंकटन पाए जाते हैं। प्लैंकटन जो होते हैं मछलियों के खाने वाले भोजन होते हैं, मतलब मछलियाँ प्लैंकटन को बहुत खाती हैं। जहाँ पर प्लैंकटन ज़्यादा होते हैं वहीं पर मछलियाँ भी ज़्यादा पाई जाती हैं। क्लियर? और प्लैंकटन वहीं होते हैं जहाँ पर ठंडी जलधाराएँ और गर्म जलधाराएँ आपस में मिलती हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे वे जंतु जो मृत पौधों और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसको बोलते हैं मृतजीवी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? तो विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को हम लोग बोलते हैं जैवमंडल। क्या बोलते हैं? जैवमंडल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता होगा 5 जून को, लगातार परीक्षा में प्रश्न आ रहा है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे जीवमंडल की क्रियाशीलता का नियंत्रण निम्नलिखित में से प्रक्रिया किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो जीवमंडल की क्रियाशीलता का जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है? परिवहन चक्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न है समुद्र में 5 फैदम की गहराई पर दैनिक तापांतर कितना होता है? तो लगभग 0 डिग्री के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे पादप समुदाय किन दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो पादप समुदाय जो होते हैं पारिस्थितिकी स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था भाई? डार्विन महोदय ने प्रस्तुत किया था। क्या जीवों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो डार्विन महोदय ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है पंपास कहाँ पाया जाता है? तो पंपास घास के मैदान होते हैं जो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो मलेरिया परजीवी और अमीबा को हम लोग प्रोटोजोआ कैटेगरी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राणियों के लंबवत स्तरीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो प्राणियों के लंबवत स्तरीकरण में जलीय समुदाय जो है वो सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्लीमेंटस ने अनुक्रम यानी वानस्पतिक अनुक्रम की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कब किया था भाई? तो क्लीमेंटस महोदय ने अनुक्रम या वनस्पति अनुक्रम की अवधारणा का प्रतिपादन 1916 में किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार से आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उस वन का क्या नाम है जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो उसका क्या नाम है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। उसको बोलते हैं अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है इसको, क्योंकि ये दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन जो होता है अकेले देता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जैव विविधता पर ऐतिहासिक विमर्श जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष संपन्न हुआ था वो? तो वो संपन्न हुआ था 3 से 14 जून के बीच में संपन्न हुआ था
1992 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जैविक अनुक्रम के एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताएं, जैविक अनुक्रम के एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था क्लीमेंट्स ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जूरैसिक युग में कौन सा प्राणी सर्वप्रथम था? बताएं, तो जूरैसिक युग में जो है कौन सा प्राणी जो है सर्वप्रथम आया था? तो डायनासोर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राणी। ठीक है, आगे बढ़े। सदाबहार वर्षा वन औसत वार्षिक तापमान है, बताएं सदाबहार वर्षा वन का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो है 20 सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय वनस्पति का अक्षांशीय विस्तार है। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति का अक्षांशीय विस्तार है 30 से लेकर के 45 डिग्री। यहाँ पर 45 कर लीजिएगा। 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री भूमध्य सागरीय वनस्पति का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को और लाइक करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार से और भी आपको वीडियोस मिलते रहे, नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे, आप आसानी से पढ़ते रहें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके आपको। इकाई 1 और चैप्टर 1, 2 इन सभी की वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो आप देख लीजिएगा। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को हम लोग नक्षत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रह्मांडीय कणों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाले बैलून जनित उपकरण का क्या नाम है? तो उसका नाम है सुपर टाइगर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ सकता है, मतलब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डार्फ के बारे में सीखेंगे? व्हाइट डार्फ के बारे में आप जो है खगोल शास्त्र में पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सौर प्रणाली की खोज किसने करी थी? तो सौर प्रणाली की खोज करी थी किसने? कॉपरनिकस ने करी थी, और इसके वर्तमान रूपरेखा की खोज करी थी केपलर महोदय ने सौर प्रणाली के। ठीक है, तो कॉपरनिकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है इनमें से? देखिए, सौरमंडल के भाग की अगर बात की जाए तो देखिए, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह, ये सब जो हैं ये सौरमंडल के भाग हैं, और जबकि निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो खगोलीय एकक किसको कहा जाता है भाई? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पृथ्वी का अर्धव्यास क्या है? बताएं, पृथ्वी का अर्धव्यास क्या है भाई? पृथ्वी का अर्धव्यास है कितना है? 12,742 किलोमीटर है, 12,000 मतलब कि 12,800 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसकी त्रिज्या कितनी होगी तब? 6,371 किलोमीटर की त्रिज्या है, और व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर का। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? अर्धव्यास पूछा गया ना। अर्धव्यास की बात की जाए तो अर्धव्यास कितना होता है? ये देखिए, किसी भी वृत्त का व्यास कितना होता है? व्यास जो होता है उसके ऐसी जीवा जो कि वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। तो यानी कि दो त्रिज्या मिलाएंगे तो एक वो बनेगा, व्यास बनेगा। ठीक है, यानी त्रिज्या ही एक प्रकार से अर्धव्यास का रूप धारण कर लेता है। आगे बढ़िए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर व्यास कर लीजिए, अर्धव्यास हटा दीजिए। व्यास, पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,800 कितना हो गया? 800, 12,800 किलोमीटर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित उल्कापिंड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो उल्कापिंड परिकल्पना का प्रतिपादन किया था किसने भाई? फटाफट से आप बताएंगे। उल्कापिंड परिकल्पना का प्रतिपादन किया था लाकियर महोदय ने। कब किया था? 1919 ईस्वी में किया था। 1919 में लाकियर महोदय ने उल्कापिंड परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसके अलावा जेम्स जीन्स की अगर बात की जाए तो जेम्स जीन्स ने 1919 में ही ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। कांट महोदय ने बात की जाए तो वायव्य राशि परिकल्पना प्रतिपादन किया। प्रोफेसर फ्रेड होयल महोदय ने अभिनय तारा परिकल्पना प्रस्तुत की थी 1939 में। तो इस प्रकार से
अलग अलग विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड कई सारे सिद्धांत बताए हैं। तो इन चीज़ों पर जो है ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ, एक वीडियो 2023 में पढ़ाया था, उसमें आप देख लीजिएगा। हालांकि फिर से मैं चर्चा कर दूंगा अगर टाइम मिलेगा तो। ठीक है, आप पहला चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था आपको, यानी कि इकाई नंबर 1, तो उसमें मैंने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट के द्वारा वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया। कब किया गया भाई? तो 1755 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन से, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। बताएं, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कब होती भाई? बताएं फटाफट से। भूमध्य रेखा पर कहाँ पर होती है? तो भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी पर जो है भूमध्य रेखा के आसपास, यानी यहाँ पर जितने इलाकों में आप देखिए पृथ्वी का एकदम से जो मध्य इलाका होता है भूमध्य रेखा वाला, वहाँ पर दिन और रात समान होती है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस ज्वालामुखी से अक्सर उद्गार होता रहता है? बताएं, तो किस ज्वालामुखी से, किस प्रकार की ज्वालामुखी से हमेशा उद्गार होता रहता है? मैं जो ज्वालामुखी वाला चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो दी है, उसको देख लीजिएगा। तो जागृत ज्वालामुखी जो होता है इसमें अक्सर उद्गार होता रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? बताएं, तो सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पायरोक्लास्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? भूकंप जो होता है सुनामी का मुख्य कारण होता है, क्योंकि जब भूकंपीय लहरें या भूकंप आता है तो एक प्रकार से पृथ्वी जो चूँकि कांपने लगती है, तो फिर क्या होता है, सुनामी जैसे बड़े बड़े जो है जो तूफान होते हैं वो आने लगते हैं। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक निम्नांकित में से किस प्लेट से घिरा हुआ है? तो अंटार्कटिक जो है वो अंटार्कटिका प्लेट से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है? तो उस प्लेट का क्या नाम है? उसको नाम है फिलिपाइन प्लेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिक निम्नांकित में से किसके सिद्धांत का संशोधन व विकसित रूप है? तो प्लेट टेक्टोनिक जो थियरी है वो एक प्रकार से किसके सिद्धांत का संशोधित रूप है? तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का एक प्रकार से संशोधित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली भूसन्नति क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं अंतर महाद्वीपीय भूसन्नति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का अध्ययन क्या आता है? रिक्टर पैमाने के द्वारा एक प्रकार से भूकंप को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला जो नवीनतम सिद्धांत है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और प्राचीन कौन सा है? तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, और आज का लास्ट प्रश्न है कि किसी क्षेत्र में के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो कहलाता है सह भूकंप रेखा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हमने चर्चा करें। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, होम साइंस का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो होम साइंस वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। होम साइंस में हमने लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करी हुई है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की। तो आप देख लीजिएगा, पोषण के तत्व और मानव विकास उसमें हमने पढ़ा है। क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।